एवरीवन, आज हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ नोट्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो सोल्व किए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के हैं, कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो नोट्स बना रखे हैं ये, आप इसको अच्छे से जो है एक बार रिवीजन कर लेना। ये आपके हर जगह काम आएंगे जो नोट्स हैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 है ये, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस 11th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल मोस्ट ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताना है कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ये, आप सबको बारे बारे से डिस्कस करना पड़ना, A B C D E में से देखना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, इसलिए यहाँ पर जो है ग्राम सभा ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि MLA MP वगैरह जो है वो पब्लिक द्वारा चूज किए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर पब्लिक डायरेक्टली पॉलिसी में पार्टिसिपेट करे, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पब्लिक जहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, तो ये होता है ग्राम सभा, पंचायत सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट, इसमें होता है। तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के काम या इसका टास्क बताना है कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नोट लिख रखा है, यानी कि हमने बताना है कौन सा इसका वर्क नहीं है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, नॉमिनेशन करता है, सेटिंग ऑफ द पोलिंग बूथ्स को सेटिंग करता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग द यहाँ पर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी करता है। सुपरवाइजिंग द पंचायत इलेक्शन ये नहीं करता। लोकल गवर्नमेंट में जो है उसके लिए अलग से जो है कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन इसको जो है सुपरवाइज नहीं करता, ध्यान देना। ये केवल MLA MPs के इलेक्शन को सुपरवाइज करता है, कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें, तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मेथड ऑफ इलेक्शन द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। इसमें बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में क्या कॉमन है, ठीक है। मेथड जो है उनका दोनों का अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनमें एक बात कॉमन है, वो कौन सी है। वो पहली बात कॉमन, देखो, एवरी सिटीजन ऑफ द एज ऑफ एलिजिबल वोटर, यानी 18+ जिसकी एज है वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में हमारा जो है वोटिंग करने के लिए सिटीजन नहीं करता, बल्कि MLA MP करते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर इसने, वोटर कैन गिव प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर डिफरेंट कैंडिडेट। अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, उनमें से जो है एक कैंडिडेट को यहाँ पर चूज करना पड़ता है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो ये जो है लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है, दोनों में कॉमन होता है, इसलिए जो है B वाला ये आएगा, इसका आंसर B आएगा, ठीक है, ये वाला। और थर्ड इसमें ऑप्शन है कि एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। ये लोकसभा में तो होता है, ठीक है, तो राज्यसभा में तो अलग अलग वैरी करता है, कितनी पोस्टें हैं, कितने MLA हैं, कितनी सीटें यहाँ पर करनी है चीज़ें, इसलिए जो है तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पे कर दिया है ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम दैट कैंडिडेट इज डिक्लेयर विनर हु। ये बताना है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, उसमें जो है कैंडिडेट को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कौन होगा इसमें विनिंग कैंडिडेट। तो आपने बताना है इसमें एक चूज करना है, जैसे कि ये रहा, देखो, हैज़ मोर वोट देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर किसी भी कैंडिडेट का ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वही इसमें जो है विनर कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वोट वाले को जो है यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर है, एक तो है रिजर्वेशन पॉलिसी, सेकंड होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था पहले 1919 में, लेकिन अब नहीं है ये इंडिया में। ये था कि जो अलग रिलीजन बेस पे था, ये पहले अलग रिलीजन के लिए अलग सेपरेट इलेक्ट किया गया था, बाद में कास्ट बेस के बीच की डिमांड की गई, लेकिन इसको जो है हमने मंजूर नहीं किया हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस होने के बाद। हमारे इंडिया में ये है केवल अभी रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है। यानी मान लो जैसे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है और हर स्टेट की अलग अलग एमएलए की संख्या होती है, उसमें कुछ संख्या जो है वो रिजर्व की जाती है कुछ कास्ट के लिए, स्पेशल कास्ट के लिए, जैसे कि SC ST OBC के लिए, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। तो ये होता है रिजर्व सिस्टम होता है। तो दोनों में यहाँ पर बताना डिफरेंस क्या था, तो यहाँ पर जो है अलग अलग है ये। तो ये क्वेश्चन बड़ा हो गया हमारा, ये रहा देखो, देयर मच डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम। ये इसके यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कि इट हैज़ बिन ए कर्स ऑफ इंडिया, ये था पहले सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी नहीं है, ख़त्म कर चुके हैं इसका हम। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने जो है उस टाइम पे ब्रिटिश में स्टार्ट किया था, ये अलग अलग रिलीजियस के लिए डिवाइड करने के लिए माइनॉरिटीज़ को। तो अब ये इंडिया में नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। केवल ये हमारे पास है, रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे पास है। तो इसको एक बार देख लो, ये आगे भी क्वेश्चन आ सकता है रिजर्वेशन के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑल वोटर आर एलिजिबल, बिल्कुल ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बिलोंग द पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये भी ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्व सीट इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी ठीक है। तो तीनों में जो है लोकसभा की और MLAs की जो असेंबलीज में सीटें रिजर्व की जाती हैं कास्ट के बेस पे, ये इंडिया में है अभी सिस्टम, जो 10 ईयर्स के लिए किया गया था, अब जो है आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इलेक्टोरेट जो है सेपरेट वो इंडिया में नहीं है, इसलिए छोड़ देना, ये कर लेने की बात। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट देम द सबमिटिंग द एडिंग रीअरेंजिंग ओनली वन वर्ड ऑफ फ्रेंच। देखो यहाँ पे दे रखा है कि कुछ इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि FATP है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट पॉलिसी सिस्टम फॉलो ऑल इलेक्शन इन इंडिया, ये गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सभी में इलेक्शन में नहीं होता, ध्यान देना, ये राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं होता, ये केवल जो है MLA और MP लोकसभा के इलेक्शन में होता है, पंचायत इलेक्शन में भी होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर आल लिख रखा है, आल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में नहीं होती है पॉलिसी। ऐसे ही कुछ और है यहाँ पे देखो, दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन में जो है इनमें FATP नहीं होती, ठीक है। सेकंड जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज पंचायती, पहले भी आ चुका है। और थर्ड यहाँ पे है कि इनकरेक्ट है ये, क्योंकि प्रेसिडेंट कैन रिमूव इलेक्शन कमीशन, रिमूव कर सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है, दोनों बातें हैं। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है यहाँ पे, हाँ एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 साथ में उसके इलेक्शन कमीशन सचिव होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 की टीम होती है इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम एम टू इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन टू सोशली डिसऑर्गनाइज्ड सोसाइटी, हाउएवर वी आर गेट टू हैव 10% वुमेन नंबर इन लेजिस्लेटर। तो ये बता रखा है कि सोशली जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, यानी कि वुमेन वगैरह हैं, उनके लिए केवल 10% ही हमारे जो अभी तक MLA वगैरह में बनती हैं वुमेन्स। तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, सुझाव देने हैं, यानी कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट कैसे करवाया जाए असेंबली इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन में, वो दे रखा है। तो इनका आंसर ये रहा आपके सामने, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन SC ST in our legislature, but the lack of similar representation in the disadvantaged group, as there should be same more representation for women through the constitutional amendment, which should not only be a proposal but also passed। देखो हमारे MLA और MP के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं, ST और ST के लिए, वुमेन के लिए सीटें रिजर्व नहीं है, लेकिन वुमेन्स की डिमांड है कई सालों से, और ये लोकसभा में बिल जो है पहले भी आ चुका है लेकिन पास नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे सुजेस्ट यही है कि इसको पास किया जाए, बस वुमेंस के लिए भी जो है 33% सीटें जो है रिजर्व की जाए या 50 कर देनी चाहिए। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होता है सीटों का, ठीक है, लेकिन MLA MP में केवल SC और ST का होता है, ध्यान देना इस बात को, वहाँ पे वुमेन का नहीं होता, इसलिए 10% वुमेन ही आगे आ पाती हैं इलेक्शन के थ्रू MLA और MP के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ये रहा, इसको आप नोट कर लेना, सभी क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करके रोक के आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट्स बना लो अपने,
नोटबुक में आगे काम आएंगे क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसके बाद 9th क्वेश्चन है ये, तो ये भी एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स होती है कुछ बड़ी बड़ी, उनके बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ पहले भी इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट रेडी टू शिफ्ट टू फर्स्ट पार्ट ऑफ सिस्टम। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है, ये रहा रीजन इसका, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख सकते हो अपने क्वेश्चन में, अपनी नोटबुक में इस सबको नोट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप के और 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डेमोक्रेसी है, इसको हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, हमने पढ़ा कि ये पंचायत इलेक्शन जो हरियाणा में होता है, ग्राम सभा इंडिया में होता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और वर्ल्ड के लेवल पे ग्रीस एक कंट्री है, ग्रीक कहते हैं इसको, ये जो है इटली के पास है, जहाँ का सिकंदर था अलेक्जेंडर, तो वहाँ पे भी सिस्टम ये था पहले। तो एक ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 2 का भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट करना। इसमें जो है दे रखा है कि सभी जिसकी एज 18+ है उसको राइट टू वोट है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल मैंने सबको। एक है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको बताना है कि FATP और PR स्टैंड क्या होता है। ये होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ पोजीशन और ये होते हैं प्रोपोर्शनल, दोनों में डिफरेंस है। ये राज्यसभा के इलेक्शन में यूज होती है ये वाली PR, और ये जो है ये लोकसभा के इलेक्शन में और MLA के इलेक्शन में होती है, ध्यान देना। और ये क्वेश्चन है अमेंडमेंट बता रखा है, मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1989। इसमें जो है यूनिवर्सल फ्रेंच की एज जो है वो कम की गई थी, पहले वोटिंग एज 21 थी, अब एज 18+ है, ध्यान देना। ये 1981 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसके द्वारा इसकी एज कम की गई थी। आगे है इलेक्शन सिस्टम क्या होता है। इलेक्शन सिस्टम एक सिस्टम होता है जो चॉइस देता है, अलग अलग जो है कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनके बीच में एक चॉइस होती है कि आप किसको प्रेफर कर रहे हो, किसको जिता रहे हो, ठीक है। तो ये इलेक्शन सिस्टम होता है चूज़ करने का, चॉइस करने का। और एक क्वेश्चन ये है इलेक्टोरल बिहेवियर क्या होता है। ये जो है किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोग और कैसे उसको जो है बिहेव करना चाहिए, इसको जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो है फॉलो करने के लिए कहता है। आगे है डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कौन सा होता है। डायरेक्ट तो देखो ये होता है कि वोटर इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे और जो है अपना वोट कास्ट करे वो, ठीक है, अपनी चॉइस के बेस पे। और सीक्रेट बेस्ड होता है ये सारा का सारा, क्योंकि गुप्त मतदान होता है, तो ये होता है। सेकंड है इसमें इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। भाई इनडायरेक्ट तो होता है कि वोटर के पास जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता डायरेक्टली, जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन होता है वहाँ पे MLA करते हैं इसको, राज्यसभा के मेंबर्स को चूज। आगे है सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये क्या होता है कि सिंपल मेजॉरिटी कैसे होती है। देखिए 50% वोट अगर मिल जाते हैं तो वो जीत जाता है 50%+, जिसको कम मिलते हैं वो हार जाता है। सिंपल मेजॉरिटी यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉलिटिकल माइनॉरिटी क्या होता है। देखो पॉलिटिकल माइनॉरिटी होता है कि कोई भी जो पार्टी जिसको वोटिंग कम मिली, कम सीटें मिली, वो जो हार जाती है पार्टी, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल माइनॉरिटी या फिर अपोजिशन की पार्टी, ठीक है, हारी हुई पार्टी। जैसे आज की कांग्रेस है और मेजोरिटी वाली पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और पॉलिटिकल माइनॉरिटी वाली है अपोजिशन में बैठती है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सिंपल मेजोरिटी सिस्टम जो है इलेक्शन में वो क्या क्या कमियाँ इसकी जो देखिए। सिंपल मेजोरिटी सिस्टम इलेक्शन डिक्लेयर द कैंडिडेट विनिंग इन द केस ऑफ नॉट गेटिंग द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द 50% वोटर। तो इसमें क्या है कमी दिखा रखी है कि शॉर्ट कमी क्या देखिए कि 50% 50 से प्लस मिला है जीत जाता है, लेकिन फिर भी 49% तो रिजेक्ट किया है ये, तो ये कमी इसकी दिखा रखी है। तो इसके अलावा है डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या है। ये है सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो है गुप्त मतदान को कहते हैं कि आपके जो वोटिंग कास्ट करने जाओगे तो किसी को दिखाना नहीं होता, अपने आप इसको अपनी चॉइस के बेस पर डालना होता है, वोट कास्ट करना होता है, ठीक है। व्हाट आर मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है। मान लो बीच में इलेक्शन हो जाए, सरकार गिर जाए, मेजोरिटी ना रहे उसकी, तो उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है।
या कोई एक्सपायर हो जाए या कोई गवर्नमेंट गिर जाए, वो होती है। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन होता है दोबारा से इलेक्शन करवाना, कहीं पे कोई मान लो डेथ हो गई किसी सिंगल पर्सन की, एमएलए एमपी की, उसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एकदम से करवाना पड़ जाए, खाली सीट हो जाए कोई ना कोई, उसके ऊपर इलेक्शन होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे कई सीटें हैं एमएलए एमपी की जिसमें अभी इलेक्शन होना बाकी है। मान लो कोई एमएलए था, वो गुजर गया, उसकी डेथ हो गई, वो सीट खाली होगी, वैकेंट होगी, उसकी जगह पे होगा, तो बाई इलेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। ये है यूनिवर्सल एडल्ट डेमोक्रेसी, इसको जस्टिफाई करना है। तो ये हमने डिस्कस किया था ऊपर, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है सबको वोटिंग का राइट हो और वो अपने राइट का सही से कास्ट कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी सारे के सारे जो है अपने अपने तरीके से इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, और कोई हार जाती है, कोई जीत जाती है, लेकिन जो है कोई गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन दिखाएगा कितना होता है, कैसे होता है। व्हाट आर इलेक्शन मैनिफेस्टो? जो पार्टी होती है वो अपने कुछ घोषणाएं करती हैं, घोषणाएं जैसे कि प्रॉमिस करेंगे पब्लिक से, उसको बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। पब्लिक, ये पार्टी करती है पब्लिक के लिए, ध्यान देना, ठीक है, रिटर्न में होता है ये। एक होता है लिस्ट सिस्टम, ठीक है। लिस्ट क्या होती है, देखो, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी आर फॉर्म, मैनी मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये होता है लिस्ट सिस्टम है, यहाँ अलग होता है, कोटा सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, कोटा सिस्टम भी बोलते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा है व्हाई डज इंडिया एंश्योर सीक्रेट बैलेट? इंडिया ने कैसे इसको जो है सीक्रेट बैलेट को यूज़ किया है या अपनाया है, अडोप्ट किया है, तो कैसे इसको सक्सेसफुल रहा है इंडिया इसमें। तो इसके रीज़न दे रखे हैं यहाँ पे कई सारे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर हुआ था पहले, अब ईवीएम मशीन आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका अलग से एक क्वेश्चन भी आता है। तो ये 5-6 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 5-6 इसके रीजन हैं वो दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन कैसे किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है? तो पार्टी को रिकॉग्नाइज करता जो है रीजनल पार्टी को, या रीजनल पार्टी कौन सी होती है? रीजनल पार्टी लोकल पार्टी या स्टेट पार्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो कैसी होगी? अगर कोई भी पार्टी है वो एक स्टेट में अगर लगभग 4 सीटें जीत जाती है या 6% वोट हासिल कर लेती है, गेन कर लेती है किसी एक स्टेट में, तो उसको रीजनल पार्टी का यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये काम इलेक्शन कमीशन करता है, ध्यान देना। तो इलेक्शन कमीशन का काम है ये, आप इसको नोट कर सकते हैं इस वाले को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट्स हैं आपके। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।